अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सब बात बलूचिस्तान के प्रोग्राम गोल मेज़ के साथ आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अबू नसर। आज का हमारा टॉपिक है बलूचिस्तान के अवाम के बुनियादी मसाइल पसमानदगी के हल के लिए जंगी बुनियादों पे अमल करने की ज़रूरत है, ये वक्त का तकाज़ा है। जैसा कि आप तमाम लोगों को पूरे पाकिस्तान की आवाम इस बात को जानती है कि बलूचिस्तान की जो बुनियादी वजूहात, बुनियादी मामलात पसमानदगी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है ये सुबह, उसके पीछे बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। हमारी निगाह से बलूचिस्तान के अंदर सब्ज़बात SBN की निगाह से जब हमने इस चीज़ को एनालाइज़ किया तो हमने देखा कि वहाँ सबसे बड़ी जो बुनियादी वजूहात है वो इलिटरेसी है। अगर देखा जाए सूबे के लिहाज से स्कूल की तादाद, कॉलेजेस की तादाद, यूनिवर्सिटीज़ की तादाद, एक माशरे की बेहतरी के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिपेंड करता है एक माशरा इन यूटिलिटी आप उस माशरे को किस तरह की दे रहे हैं, तालीम उस माशरे में आप किस तरह की दे रहे हैं, हेल्थ के निज़ाम को आपने कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। इन तमाम मसाइल का जो बुनियादी हल होता है इन चीज़ों के अंदर छुपा होता है। अगर हम इसकी बरतरी करते हैं तो हम इन चीज़ों को पसमानदगी से निकलते हैं। जैसा कि इस पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो इस पूरे पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट को हम देखें 13% लिटरेसी रेट है। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो और चाहे वो सूबा गिलगित बल्तिस्तान हो। इन तमाम हवाले से हम इस टॉपिक को लेते हुए चलेंगे और आप तमाम नाजरीन के लिए हमारे पास दो कॉलर हैं जो कि बहुत ही मारूफ सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट हैं। जनाब इकबाल मुस्तफ़ा साहब चीफ़ रिपोर्टर हैं, ये डेली मेल इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। तज्ज़ियाकार हैं, बलूचिस्तान पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ इलियास कंबो साहब हैं, हब प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी वसी तजुर्बा है इनका जर्नलिज़म के अंदर। हम इनसे भी बात करेंगे। तो अभी मैं कॉल लेता हूं जनाब इकबाल मुस्तफ़ा साहब। इस वक्त हमें लाइन पे ज्वाइन किया है इकबाल मुस्तफ़ा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल मुस्तफ़ा साहब क्या हाल हैं, खैरियत से हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाइए? ठीक है, खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। इकबाल मुस्तफ़ा साहब मैं आपसे बात करूँगा बलूचिस्तान के अवाम के असल मसाइल और पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए क्या जंगी बुनियाद पर अमल करने की ज़रूरत है या ये सिर्फ वक्त का एक तकाज़ा है? नहीं, बिल्कुल जंगी वक्त का तकाजा भी है और वक्त के तकाजे को समझते हुए, बल्कि यूँ कहें कि मेरी लफ्जों में अगर ये देखा जाए तो ये नविश्ते दीवार को पढ़ने से मुतरादिफ है और इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पर इस पर अमल दरामद करने की जरूरत है और हंगामी बुनियादों पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो पॉलिसी बनाने की जरूरत है और उस पर न सिर्फ पॉलिसी बनाने बल्कि पूरी खुलूस नीयत के साथ उसकी रूह के मुताबिक जो है अमल करने की भी जरूरत है। तो इसलिए बलूचिस्तान के जो हालात हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल जंगी बुनियादों पर और पूरी एहसास जिम्मेदारी के साथ जो है उसको अमल दरामद की जरूरत है। इकबाल मुस्तफ़ा साहब, आपकी बहुत गहरी निगाह है बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। क्या अगर मैं ये बात इनपुट करूँ आपकी चीज़ों के अंदर कि इस वक्त जो सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर क्रिएट की गई हैं या हुई हुई हैं, इसमें हम तमाम पूरे माशरे का बहुत बड़ा दखल है। चाहे वो लिटरेसी की मामलात ले लें तो इन तमाम मामलात के अंदर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और तालीम से दूरी जो है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी वजूहात है इसके ऊपर। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल इस तरह ही है। तालीम, देखिए, तालीम किसी भी माशरे को जिंदा रखती है, किसी तहजीब को जिंदा रखती है या उसको मार देती है। बलूचिस्तान को सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह की है और इसको दो हिस्सों में तकसीम करने की जरूरत है। आप जरा बलूचिस्तान की थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो बलूचिस्तान दर हकीकत आपको दो हिस्सों में तकसीम नजर आएगा। एक बलूचिस्तान वो है जिसे हम जो है हम सब ब्रिटिश बलूचिस्तान के हवाले से जानते हैं और एक वो है नॉन ब्रिटिश बलूचिस्तान के हवाले से है। आप जरा गौर कीजिए कि ब्रिटिश बलूचिस्तान जो है उसमें आपको तालीम नजर आएगी, वहाँ सकाफत जो है वो पनपती हुई नजर आएगी, तहजीब इर्तकाई मराहल तय करती नजर आएगी, शाइस्तगी नजर आएगी, वहाँ पर एक सोच, एक गहराई, एक गहराई नजर आएगी लोगों के मामलात में, माशरती माशरे में उनका एक अमल दखल नजर आएगा। इसके बरक्स जो बलूचिस्तान ब्रिटिश बलूचिस्तान से बाहर था, जो दूसरा बलूचिस्तान था, उसको जानबूझकर इंतहाई
सोचे समझे मंसूबे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत उसको खत्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए उसको पसमानदा रखा गया। और दरअसल बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल इन्हीं पसमानदा लोगों को एक्सप्लॉइट करते हुए जो है वो उसको खराब से खराब पर की जा रही है। क्योंकि तालीम नहीं है तो सोच नहीं है तो अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज नहीं है तो फिर हालात जो है इंसर्जेंसी की तरफ चले गए हैं। किस तरह चले गए हैं कि हम ये समझते हैं काकम बदहम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के अब हालात गए बलूचिस्तान खुदा न खास्ता जो है डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। माजरत के साथ सही महसूस होता है, मगर और इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इकबाल मुस्तफा साहब, माजरत के साथ एक बात कहूँगा, उसके बुनियादी टूल्स को इस्तेमाल किया जाए, जिनमें स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है और फिर हुकूमत है, NGOs है, मुकामी लोग हैं, पढ़े हुए सुलझे हुए मुकामी लोग हैं, इन सबको मिलकर पूरे माशरे को मिलकर मजबूरी हैसियत में बलूचिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के बाहर के लोगों को माशरे की जो है वो एक तामीर असरनौ हंगामी बुनियादों पर करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके अंदर हर इंसान, हर शहरी को, इस पूरे पाकिस्तान के हर शहरी को अपने किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर कौन कौन से इदारे, कौन कौन से तबकात अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं? क्या आप हमारे अपने तज्ज़िये की निगाह से आप ये बात बताना चाहेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ने अपना कौन कौन सा किरदार अदा करना है? एजुकेशन ने क्या करना है, हेल्थ ने क्या करना है, टीचर ने क्या करना है, और डॉक्टर्स ने क्या करना है, सहाफ़ियों का किरदार इसके अंदर कहाँ जाता है, इसके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म इंजीनियर्स का किरदार कहाँ जाता है? देखा जा रहा है कि सुबह बलूचिस्तान से माइग्रेशन का अमल बहुत तेज़ हो गया है। जो भी लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे सूबे माइग्रेट कर सकते हैं, इवन देन दूसरे मुल्क जा सकते हैं, तो वो दूसरे ममालिक के अंदर माइग्रेट करने पे मजबूर हो गए हैं। तो अगर ऐसे लोग उस माशरे में नहीं होंगे तो उनके अंदर बेहतरी का सिलसिला कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा? देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बात यह है कि बलूचिस्तान में कोई भी काम करने के लिए, सुधार के लिए या लोगों की मुश्किलात को कम से कम करने के लिए तो पूरे पाकिस्तान को हर पाकिस्तानी को, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में रहता है, पंजाब के मैदानों में रहता है, या कश्मीर की वादियों में रहता है, या वो सिंध के मेहरान की धरती पे रहता है, या सिंध के साहिलों पे रहता है, सबको मुश्तरका, या बलूचिस्तान के अंदर जो रहता है बाकी सबका, उसको सबको मिल कर आना। एक दूसरी बात है, यहाँ पे बैक वक्त दो तरह से पॉलिसी को अप्लाई करना होगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में तो ये है कि इमीडिएट आपको कुछ वसाइल फराहम करने होंगे जो हुकूमत के पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। हुकूमतें कितनी भी जाए गुजरी हो, उनके पास वसाइल बहरहाल मौजूद होते हैं, उनको आगे आना होता है। ये वसाइल माली लिहाज से और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से होते हैं। लॉन्ग टर्म में बुनियादों पे आपको ये है कि फौरी तौर पे आपको टीचर्स हायर करने होंगे, एजुकेशनिस्ट हायर करने होंगे, टीचर ट्रेनर्स हायर करने होंगे। मैं आपकी बात में इंटरप्ट करूंगा। वो बलूचिस्तान के अंदर से भी हायर किए जाएंगे और बलूचिस्तान के बाहर से भी हायर किए जाएंगे। ये तो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी कि फौरी तौर पे इमीडिएट इसको बनाकर लोगों को मोटिवेट किया जाए कि भाई आपके तमाम मसाइल का बुनियादी तौर पे जो हल है, जो पहली बुनियादी सीढ़ी है वो तालीम है। तालीम के साथ साथ आपको उनको रोजगार के बुनियादी, मुकामी ही सतह पर रोजगार के बुनियादी मौके फराहम करने होंगे। उनको छोटी छोटी माइक्रो मैक्रो लेवल की जो है उनको इकॉनमी प्रोवाइड करनी होगी, जो उनकी अपनी जमीन, अपनी धरती, अपनी मिट्टी से उनको फौरी तौर पे आपको दस्तयाब हो सके। दूसरी तरफ आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हुए आपको यूनिवर्सिटीज बनानी होंगी, आपको लोगों को जहाँ टेक्निकल कॉलेजेस बना के देने होंगे, आपको सोशियोलॉजी, जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट में उनको पढ़ाने के लिए आला तालीम के लिए उनको आला किस्म के इदारे कायम करने होंगे। इन सब को ये दो तरह की पॉलिसियों पर जो है इसको अमल करना होगा। लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है। आपको टीचर्स मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। फिर आपको ये देखना होगा 18वीं तकरीम के बाद आपको एक बहुत बड़ा आपको जो टूल मिल चुका है, तो ये है कि आप अपनी लैंग्वेज में नेशनल करिकुलम जो है, निसाब, कौमी निसाब को अपने लैंग्वेज में आप पढ़ा सकते हैं। मतलब बलूचिस्तान के लोगों को आप कौमी सतह की तालीम बलूचिस्तान की जबान में दे सकते हैं। आप उनको जो बलोच है उनकी जबान में दे सकते हैं, बरावी की जबान में दे सकते हैं, पश्तून की जबान में दे सकते हैं,
फौरी जरूरत नहीं है, जितनी फौरी जरूरत है कि लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया जाए, उनकी जबान में उनको सोचने का आदी बनाया जाए। फिर जो वो तालीम की तरफ बढ़ाते रहेंगे, आपको हायर एजुकेशन के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देती जाइए। टिप के शोबे में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैली क्यों है? सिर्फ उनके पादरियों ने और उनके डॉक्टर, ये उनके मजहबी लोगों ने नहीं फैलाई, ये उनके डॉक्टरों ने फैलाई है। जहाँ बीमारी के इलाकों में जहाँ वो जाते थे, वहाँ लोगों की खिदमत करते थे, मरीजों की देखभाल करते थे, उनका इलाज करते थे और साथ साथ उनको तालीम से भी बराबर करते थे और के मजहब की तालीम भी देते थे। आप यही देखिए कि ईसाई मजहब दुनिया में वो दूसरा बड़ा मजहब है जिसके लोग कन्वर्टेड है, कि वो किसी और मजहब के पैरोकार थे और उन्होंने ईसाइयत को की मिशनरी के जो काम को देखते हुए, उनकी मसीहाई को देखते हुए उन्होंने ईसाइयत को कबूल किया। एग्जैक्ट इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा कन्वर्टेड मजहब इसीलिए है कि ये लोग को पैदाइशी मुसलमान नहीं थे। इस्लाम ने अपनी तालीमात दी, लोगों ने उनकी मसीहाई को देखा, उनके इंसाफ को देखा, उनके माशरे में लोगों के साथ बानी बेजोल और रवाबत के तरीकों को देखा, कारोबार के तरीकों को, लोगों ने उस मजहब को कबूल किया। आप ये ईसाइयत की बात कर रहे हैं इकबाल मुस्तफ़ा साहब, मैं आपकी बात को कता कलामी माफ़ी, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आपने ईसाइयत की बात की तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने सही कहा कि उनका बहुत बड़ा किरदार है। मैं इनपुट डालूँगा इसके अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बेसिकली में हम दीन से भी हमारी बहुत दूरी हो गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सबसे पहली आयत नाजिल फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उन्होंने कहा इक़रा, पढ़। बेसिकली में ये तमाम जो चीज़ें हैं, हम इल्म से, इंसान जब पैदा होता है वो जाहिल पैदा होता है, माँ की गोद से वो इल्म हासिल करना शुरू करता है और लहद तक वो इल्म का सिलसिला जारी और सारी रहता है। आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, हमारा जो दीन है, हमारा जो मज़हब है, वो हमें तमाम चीज़ों के अंदर, इस दुनिया की तमाम दीन के अंदर, इस दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर अफजल तरीन दीन है, जो कि अरबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। ठीक है, बेसिकली में अगर जब आप ये ईसाइयत की बात करते हैं तो देखें, तमाम मज़हब ने इंसानियत की फ़रोग़ की बात की है। ये तमाम चीज़ें, जिस तरह से आपने डॉक्टर का कहा कि ईसाइयत को, क्रिश्चियनिटी को फैलाने में जो रोल अदा किया, वहाँ के पादरियों ने नहीं किया, वहाँ के डॉक्टर्स ने किया। मैं आपकी बिल्कुल 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस दीन के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, उस पे हमने अमल कर लिया। इस पाकिस्तान के तमाम नस्ल के लोगों ने अमल कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस पाकिस्तान को, इस बलूचिस्तान को, इस तमाम तर हालात से हम निकल जाएंगे। हमारी दूरी जो है अपने दीन से, नबी के दीन से, ये है। देखें, रोल अदा करना हर का, हम ये समझते हैं कि अगर हमें दीन सीखना है तो हम मदरसे जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा दीन ऐसा नहीं है। हमें दीन जो है माँ की गोद से, हम अगर मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो वो सबसे पहले जो है अजान की आवाज़ सुनता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बात ये ना, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैंने मिसाल दी वो बिल्कुल इसीलिए मिसाल दी। देखिए वहाँ मैं आपको एक बाइबल का एक शेइंग कोट करता हूँ कि आप इससे इस्लाम में तालीम की क्या अहमियत है और ईसाइयत में क्या अहमियत है, इससे अंदाजा लगा लेंगे कि ईसाइयत में ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जिसको हम देखिए, हम मुसलमान उसको मानते नहीं है, लेकिन आप उसको जरा देखिए, वो ये कहते हैं कि अपने मोती कुत्तों के आगे मत फेंको। उसका मतलब ये मोती मीन इल्म और कुत्ते मीन, उन्होंने अपने लोगों को कहा है, इंसानों को कहा कि आम पैरोकारों को कहा है कि अपने ये खास लोगों को इल्म दिया जाए। इसके फर्क इस्लाम क्या कहता है कि वो हर मुसलमान मर्द और औरत का इल्म हासिल करना फर्ज है, और फर्ज की मजहब में फर्ज की अदायगी के लिए कि अवाम को खर्च नहीं करना पड़ता, उस माशरे के हुक्मरान तबके को, हुक्मरानों को, उसके जो खुलफा है, जो हुकाम है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस माशरे में के हर फर्द को, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान जो भी वहाँ मौजूद है, जो आक़िल व बालिग़ है, उन सबको तालीम दी जाए। तालीम बुनियादी तौर पे, और जहाँ तक मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाता हूँ, देखिए
बलूचिस्तान के लोगों का भी यही बुनियादी था, उन बेचारों को उस डिस्कवरी, उस जदोजहद, उस एजुकेशन से महरूम रखा गया और बिल्कुल जानबूझ के रखा गया ताकि ना ये तालीम हासिल करेंगे, ना इनके अंदर मौजूद इल्म जो अल्लाह ताला ने इनके अंदर वसीयत किया हुआ है वो इल्म बाहर आ सकेगा, उस इल्म को ये पा सकेंगे, उसको खोज लगा सकेंगे, उसके ऊपर गिरफ्त कर सकेंगे। यही वजह है कि बलूचिस्तान में आज सूरत हाल बद से बदतर। आप देखिए ना बलूचिस्तान में तालीम का रेशो देखिए, आप वहाँ स्कूलों की मौजूदगी देखिए। महज इमारतें बना देने से तालीम हासिल नहीं हो सकती। इमारतें तो अपनी जगह एक अहमियत रखती हैं, मगर इमारतों से ज्यादा असातिज़ा अहमियत रखते हैं और इल्म हासिल करने का बज़ाते खुद जज्बा में अहमियत रखता है। अगर आप असातिज़ा भी दे देते हैं, इमारतें भी दे देते हैं, लेकिन जिन्होंने इल्म हासिल करना है अगर उनके अंदर जज्बा मौजूद नहीं है, उनके अंदर सीखने की ख्वाहिश और एक लगन और तलब मौजूद नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये चीजें बलूचिस्तान चल रही है, एनजीओज का काम है, ये हुकूमत का काम है, माशरे सुलझे हुए तबके का काम है कि वो लोगों के अंदर इल्म हासिल करने की ख्वाहिश पैदा करे, उनको ये बताए कि उनके मसाइल के हल, बुनियादी उनके मसाइल की वजह उनका इल्म से दूर होना है। और क्योंकि वो बलूचिस्तान माशाअल्लाह मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह से उनको ये भी बताना चाहिए कि आप सिर्फ इल्म से दूर रहकर अपना दुनियावी नुकसान नहीं कर रहे, मगर आप अपना दीनी नुकसान भी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म की भी नफी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहला लफ्ज इकरा यानी पढ़ता, बिल्कुल सही कहा। कुरान कहता है 27वें सिपारे में सूरह रहमान में है कि अल्लाह अर्रहमान अल्लमल कुरान अल्लमल इंसान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहिस्बान वन-नजमु वश-शजरु यस्जुदान। वहां भी अल्लमल कुरान है और रहमान अल्लमल कुरान, कुरान जो इल्म है। बात यह है कि जब तक आप लोगों के अंदर वो माहौल और इन्वायरमेंट फराहम नहीं करेंगे, और इसके लिए लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म पॉलिसी की जरूरत है। अभी और इसी वक्त इसको करने की जरूरत है। बेशुमार एनजीओ बलूचिस्तान में काम कर रही हैं, मगर उनमें से अक्सरियत ऐसे एनजीओ की है जो खुलूस नियत के साथ नहीं काम कर रही, बल्कि वो महज फंड इकट्ठा करने का एक उस बलूचिस्तान की सूरत हाल को एक सबब और एक जरिया जानती है। नहीं, बलूचिस्तान में बहुत खुलूस के साथ, बहुत नेक नियति के साथ जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ, लगन के साथ लोगों को आगे आना होगा। इन चीजों को आगे आकर लोगों के अंदर जो है तालीम, और ये तालीम देने के लिए आपको बहुत बातें हैं। मुझे मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, अभी तक बलूचिस्तान को समझ पाया हूँ, बहुत सारे वैसे बलूचिस्तान के पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जिनको बाहर से बुलाकर, मुल्क के दूसरे सूबों से बुलाकर उनको तालीम के शोबे में उनको मराद देकर उनको वहाँ लगाया जा सकता है। और सादा की तो वैसे ही बड़ी इज्जत तकरीम होती है। लोग उनको क्यों, जो इल्म दे रहा होगा वो क्यों, ब्रेक का टाइम हो रहा है, इकबाल उनकी सेहत का ख्याल कर रहा होगा, उस डॉक्टर की क्यों हिफाजत नहीं? इकबाल मुस्तफ़ा साहब, एक ब्रेक का टाइम होने वाला है, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं हम।